हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर। वो है 10 सितंबर 2022 का। एज यू ऑल नो, आई डू कीप रिमाइंडिंग यू अबाउट द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप शाम को हमारे वेबसाइट xmb.com से भी पीडीएफ को डाउनलोड करो। और जो न्यूज़ आप अभी इस वीडियो में देख रहे हो, इसका एक एक्सटेंसिव कवरेज हमारे बीपीडिया में होता है। वो बीपीडिया आपको हेल्प करेगा रिवीजन में। सो मेक योर current affair preparation holistic and comprehensive by downloading it from the website and keep revising it. So let's move and let's see the first news. That is first disbursement approved. Now what is this news? देखो, the news is first disbursement approved by the empowered committee in the PLI scheme for the large scale electronic manufacturing. So आपको तो पता है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ये अलग अलग समय पे अलग अलग कंपनीज के लिए आया हुआ है। बहुत बार उसको एक्सटेंशन भी मिला है। तो उसको, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को हम डिटेल में समझते हैं। कौन से कंपनी को मिला है? ये मिला है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक सब्सिडियरी कंपनी है। ये जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है ना, ये मतलब इनका कोई स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं है। ये अलग अलग कंपनी के लिए रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंज्यूमर ड्यूरेबल बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की है। ठीक है, अंडर डोमेस्टिक कैटेगरी। ठीक है, अचीव थ्रेशोल्ड एज पर दी पीएलआई स्कीम्स रिक्वायरमेंट। अभी तो है क्या? ये है पीएलआई की बैकग्राउंड पे भी समझते हैं। पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाज नोटिफाइड कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2022 को हुआ था। और स्कीम में extended an incentive of 4 to 6% on net incremental sale of manufacturing goods covered under the targeted segment, including mobile phone and specific electronic components. So basically PLI से गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? जो कंपनीज इस सेक्टर पे काम कर रही है, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर पे पीएलआई नोटिफाई होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा मान लो पीएलआई स्कीम इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ एक टारगेट रखेगी कि आप इतना टारगेट पूरा करो, आपको एक इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे होगा क्या? ये कंपनी मोटिवेट होगी ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, ज़्यादा सप्लाई करने में इकोनॉमी में, और ज़्यादा माल बेचने में। इससे क्या होगा? एक तो सेक्टर ग्रो करेगा, दूसरा है डोमेस्टिक कंजम्पशन लिमिटेड ही होता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ये लोग मैन्युफैक्चर कर भी लिए तो उनको बेचना कहाँ पे है? डोमेस्टिक का जो डिमांड है, वो डिमांड तो नहीं बढ़ रहा है। वो डिमांड या बढ़ेगा भी तो वो उसको पूरा कर लेगा, लेकिन इनको तो और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव। इससे होगा क्या? जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होगा वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट? तो इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं हम? लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड मोबाइल फोन्स में आता है। ठीक है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन। तो ये स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना दिया था? 38,645 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले। ठीक है, इसमें से 16 कंपनी, 5 ग्लोबल अंडर कैटेगरी मोबाइल फोन, जिनका इनवॉइस वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए से मतलब मोबाइल फोन वही जिस मोबाइल फोन का वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा होगा। एंड 5 डोमेस्टिक कंपनी एंड 6 कंपनी अंडर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेर अप्रूव्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये सारी चीज इस स्कीम में इंक्लूडेड है। कितना पैसा गवर्नमेंट देगी? 38,645। देन द एम्पावरमेंट कमिटी in its meeting today approved first disbursement of 53.28 crore अंडर पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये जो कंपनी को अभी मिला है, ये कितना मिला है? ₹53.28 करोड़, और ये फर्स्ट है। ठीक है, मतलब पीएलआई फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट द इंसेंटिव। पहला चीज, कितना रुपए मिला? 53.28 करोड़ रुपीस। किसको मिला? पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडी है, अ, इसका मतलब 100% सब्सिडी ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे फॉरवर्ड देखो, एज ऑफ जून 22, मतलब अभी लेटेस्ट, the scheme has led to total production of more than 1,67,770 crore, including export of 65,240 crore.
तो देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, टोटल प्रोडक्शन मोर देन रुपीज इतना, तो ये क्या गवर्नमेंट पुश हो रहा है कि ठीक है आप ज्यादा ज्यादा काम करो, अच्छा काम करो तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। इससे क्या होगा ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है ऐसे किसी केस में जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई को बूस्ट किया जाता है। अगर एग्रीगेट सप्लाई को बूस्ट करते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना है तो एग्रीगेट डिमांड भी गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड बूस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप रेपो रेट का कंडीशन के साथ इसमें लिंक करें, रेपो रेट गवर्नमेंट बढ़ा दी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है टू फाइट इन्फ्लेशन। सीधा सीधा मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड मार्केट से कम किया जा रहा है, राइट? मतलब मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगा। सो इन दैट सेंस जब ये ऐसे स्कीम से एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट होगा ना, तो ये बन जाता है तुम्हारा एक्सपोर्ट। मतलब ये सीधा सीधा एक्सपोर्ट पे चला जाता है, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी ने कुछ माल बनाया है तो वो तो बाहर बिकना ही है, नहीं तो वो आगे काम कैसे करेगी, उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालेगी, उनका लेबर कॉस्ट कैसे निकालेगी, तो वो क्या एक्सपोर्ट में चला जाता है। ठीक है। Now, over the last 3 years, export of smartphone has grown by 139%। तो देखो ये सारी चीज का जो ये है मतलब इम्पैक्ट है वो ऐसे दिखता है 139%। ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि 2025-26 तक इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल राइज टू यूएस डॉलर 300 बिलियन। 300 बिलियन यूएसडी का मार्केट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ए वेरी गुड स्टेप, क्योंकि एक तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो चाइना हमसे बहुत आगे है। मतलब चाइना का क्वालिटी भी बहुत चीप होता है। अगर हम क्वालिटी वाइज देखेंगे तो जापान, ताइवान, इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, राइट? तो एक एक पर्टिकुलर गैप है, उस गैप को हम फिल कर सकते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि जापान इज मोर फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। जापान टेक्नोलॉजी बनाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप बोलो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, नहीं। इवन आप देखो आईफोन भी चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, आज के दिन में इंडिया में भी हो रहा है, बट वो प्रोडक्ट कहाँ पे है, द प्रोडक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। मतलब जो इनोवेशन हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, वन स्टेप अहेड। आज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कल हम इनोवेट करेंगे। और सॉफ्टवेयर में तो हम कई सौ मतलब कई लोगों से आगे हैं। मतलब अगर हम आईफोन की ही बात करें तो उसके सॉफ्टवेयर में जो एप्स ऐप स्टोर पे है, मेजोरिटी ऑफ द एप्स आर फ्रॉम द इंडियन कंपनी और फ्रॉम द इंडियन कोडर्स, राइट? तो मतलब एक सेक्टर पे हम तो इनोवेट कर ही रहे हैं, अब हमको इनोवेट करना है रियल मैन्युफैक्चरिंग में, रियल इनोवेशन में। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई के थ्रू कर रहे हैं, अब बच जाएगा इनोवेशन, राइट? सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडिया वाटर पिच टू पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। तो देखो इसमें जो है स्टार्टअप चैलेंज में जो है 76 स्टार्टअप को ऑनबोर्ड किया है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा उन स्टार्टअप्स को, the shortlisted startups will be provided financial assistance of 20 lakh each to work in the field of water supply and used water management and water body rejuvenation and groundwater management etc। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ दिस सॉर्टिंग हैज बीन डन। ये जो 76 को कैसे सेलेक्ट किया गया है, द स्टार्टअप हैज बीन शॉर्टलिस्टेड बाय द मिनिस्ट्री थ्रू ए चैलेंज प्रोसेस इन मार्च 22। मार्च 22 में एक चैलेंज हुआ था, उसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया गया है अंडर द अमृत 2.0 मिशन। In this regard, the Startup Gateway has been launched wherein the startup can apply and be shortlisted by Ministry for Financial Support। ठीक है। अगर हम अदर हाइलाइट्स की बात करें तो ये है, द मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया, पेयजल सर्वेक्षण इन 485 सिटीज। ठीक है। अंडर क्या, अंडर जल जीवन मिशन। विल असेस सिटीज विद रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर डिलीवरी टू द सिटीजंस। ठीक। पेयजल सर्वेक्षण इन 485 सिटीज, पहला चीज आपको याद रखना है, बाकी ऊपर तो याद रखना है अदर हाइलाइट्स पे। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि a portal urban water body information system UWAIS has also been launched with the help of नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और ये पोर्टल है क्या, द पोर्टल विल प्रोवाइड सैटेलाइट इमेजेस ऑफ वाटर बॉडीज टू वेरियस सिटीज टू प्लान रिजुवेनेशन। ठीक है। देखो स्पेस टेक्नोलॉजी को हार्नेस एंड यूज किया जा रहा है, बिकॉज जो चीज हमको नीचे बैठ के समझ में नहीं आएगा वो चीज हम ऊपर से देखने से समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, ये करेगा क्या, स्पेस से वाटर बॉडीज को देखा जाएगा,
ठीक है, और उसके बाद दी लोकल बॉडीज और दी वाटर बॉडीज विद प्लान देयर रिजुविनेशन। जो सही नहीं दिखेगा, जो गंदा दिखेगा, उसको साफ किया जाएगा, जिसमें पानी नहीं है उसमें वाटर के सोर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। मतलब बेसिकली उसमें जान फूंक दिया जाएगा। रिजुविनेशन का मतलब वही है कि जो चीज खत्म होने लगता है उस चीज को फिर से रिजुविनेट करके उसको सही कर देना, राइट। सो स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। 219 cities has been handed over UWAIS dossier to water bodies during the event। 219 सिटी में ये ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है बैंक क्रेडिट। तो देखो ये मोस्ट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऐसे इंफॉर्मेशन आपके ठीक एग्जाम से पहले जो आया होगा वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। मतलब आप अगर कोई एग्जाम नेक्स्ट 7 डेज या 10 डेज में दे रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वरना जब आप एग्जाम दोगे तब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। सो एज एन इंफॉर्मेशन आप इसको समझ लो। क्रेडिट ग्रोथ मतलब क्या है? बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने का जो उधारी देते हैं, वो जो लोन्स देते हैं, उसमें कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया है। एंड ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो बैंक क्रेडिट जो दे रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये इकोनॉमी में आ रहा है। इकोनॉमी में आ रहा है तो इकोनॉमी में लोग इसको खर्चा कर रहे हैं। मतलब क्रेडिट ग्रोथ का सीधा सीधा लिंक है किससे? इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, क्योंकि बैंक क्रेडिट ये मतलब वो लोन भी है इसमें जिसमें हम पर्सनल लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, एंड इसमें कॉर्पोरेट लोन्स भी हैं। ठीक है, सो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है, नियर 9 ईयर हाई 15.5% ईयर ऑन ईयर फॉर द वीक एंडेड ऑन 26 अगस्त। ठीक, तो ये 9 मंथ्स हाई में पहुंच चुका है। तो देखो इसका यहाँ पे ना एक चीज और हम लिंक कर सकते हैं, वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, अपोजिट ट्रेंड। आरबीआई एक तरफ से रेपो रेट को बढ़ा रहा है सो दैट द मनी सप्लाई कैन कम डाउन। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी सी इज क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रोइंग। मतलब लोगों के पास तो पैसा ज्यादा ही पहुंच रहा है। सो इन दैट सेंस इन्फ्लेशन को फाइट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा इन शॉर्ट टर्म। बट यस, इंक्रीजिंग रेपो रेट लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट तो होगा, बट शॉर्ट टर्म में यस देयर इज सम डिफिकल्टी। सो मतलब ये डेटा ना एक वो बैलेंस्ड भी दिखाता है कि हाँ, even if the RBI is fighting inflation through increasing the repo rate, on the other hand ग्रोथ भी यहाँ पे सस्टेन करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रोथ ही रुक जाएगा, ग्रोथ भी सस्टेन करेगा थ्रू क्रेडिट ग्रोथ। बट इसमें कंसर्न ये भी है कि इन्फ्लेशन का क्या होगा फिर। तो इसी को ना ट्राइलेमा बोलते हैं सेंट्रल बैंक का। मतलब सेंट्रल बैंक या तो ग्रोथ सपोर्ट करेगी, नहीं तो इन्फ्लेशन। मतलब ये है ट्राइलेमा हमेशा किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए, कि अगर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ सपोर्टिव है तो वो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इधर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सब चीज बढ़ने लगेगा। सो उनको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी। ठीक है, ऑन वन हैंड वी सी क्रेडिट इज ग्रोइंग, ऑन द अदर हैंड वी सी रेपो रेट इज आल्सो ग्रोइंग। मतलब ग्रोथ भी सस्टेन्ड है यहाँ पे, इन्फ्लेशन को भी सस्टेनेबल बनाया जा रहा है ओवर लॉन्ग टर्म। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, फॉरेक्स रिजर्व। ये भी ठीक वही इंफॉर्मेशन है लास्ट न्यूज जैसा। ठीक है, सो देखो ये जो अभी का जो न्यूज है, डिक्लाइंड बाय 7.9 बिलियन टू 553 बिलियन इन ए वीक एंडेड सितंबर 2। मतलब ये जो लोएस्ट है 23 मंथ्स में, ये सबसे लोएस्ट है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व आरबीआई के पास। ठीक है, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, इसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। एंड इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें यूएस डॉलर ही होता है, इसमें अलग अलग करेंसीज होते हैं। जापानीज येन होता है ना, रूबल भी है, इसमें अलग अलग करेंसी है। उन करेंसी के वैल्यू को यूएस डॉलर टर्म्स में मापा जाता है। इनमें गोल्ड है, इनमें एसडीआर रिजर्व है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। ये है स्मार्टफोन इन इंडिया। तो देखो ओपन सिग्नल एक प्राइवेट कंपनी है, इन्होंने कंट्री में देखा कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो उन्होंने पाया ओनली 9.7% ऑफ द स्मार्टफोन इन द कंट्री आर 5G एनेबल्ड। मतलब आज के दिन में अगर पूरे इंडिया में 5G सर्विस शुरू हो जाता है, देयर वुड बी ओनली 9.7% ऑफ द पीपल हु वुड बी यूजिंग इट। इसमें भी मैं आपको एक चैलेंज बता दूं, राइट। इसमें भी मैं आपको एक चैलेंज बता दूं, क्योंकि देखो अभी जो स्मार्टफोन बिक रहा है मार्केट में, वो कोई 7 बैंड लगा रहा है, कोई 13 बैंड लगा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। तो इनको ना एक्चुअली में किसी भी स्मार्टफोन कंपनी को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मान के चलो मेरे पास ये वाला स्मार्टफोन है जिसमें 7 बैंड है, एंड एक्चुअली में है। ठीक है, ये 7 बैंड में 1300, लेट्स हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 1300 मेगाहर्ट्ज नहीं है।
राइट। एंड मेरे सर्कल में 1300 मेगाहर्ट्ज से 5G लॉन्च होता है, मतलब मेरा स्मार्टफोन 5G नेटवर्क पे काम नहीं करेगा। राइट। सो ये एक चैलेंज है। हम जो ये 5G स्मार्टफोन जो अभी मार्केट में बिक रहा है, एक्चुअली में किसी को पता नहीं कौन से सर्कल में कौन से मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लगेगा। सो स्मार्टफोन ऐसा हो सकता है मेरा स्मार्टफोन मेरे स्टेट में काम ना करे, बट किसी और स्टेट में जहाँ पे 1300 मेगाहर्ट्ज से चल रहा है वहां पे काम करने लगे। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड। तो ये जो ओपन सिग्नल का एस्टिमेट है, इसको मतलब ये रिपोर्ट ये वाले टेक्नोलॉजिकल बैरियर को कंसीडर नहीं किया है। मतलब अगर किसी स्मार्टफोन में 5G बैंड है तो उन्होंने उसको कंसीडर किया है, उसमें भी देयर आर ओनली 9.7 स्मार्टफोन इन दी कंट्री। बाकी तो सब 4G एनेबल्ड है। 4G एंड कुछ नॉन नॉन स्मार्टफोन भी है इंडिया में। सो अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, देन बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सो ऑन। तो ये जो आप नंबर्स इतना कम देख पा रहे हो ना, वो नंबर्स इसीलिए आप कम देख पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं when someone tries to buy the 5G स्मार्टफोन, तो जिनको पता है दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, बिकॉज नो वन नोस कि कहाँ पे कौन सा बैंड, क्योंकि वो मतलब पूरे इंडिया में पर्टिकुलरली एक दो बैंड से शुरू नहीं होगा। राइट। 5G इज ए वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी देन 4G एंड 3G इटसेल्फ। तो इस पे स्पेक्ट्रम एंड बैंड का बहुत बड़ा गेम रहेगा। मतलब इट डिपेंड्स कि आगे किस तरीके का काम सब सारी कंपनीज मिल के करती है। राइट। सो इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन जब फ्यूचर जब ये लॉन्च होगा। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है डायमंड ट्रॉफी। ओके। वन ऑफ द वेरी गुड मूवमेंट, जहाँ पे नीरज चोपड़ा हैज स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन इन द इवेंट हेल्ड एट बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट में हुआ एंड उनको क्या मिला, डायमंड ट्रॉफी मिला। तो ये इवेंट पे ना इन्होंने 2017 और 2018 में भी पार्टिसिपेट किया था, जहां पे वो 2017 में वो सेवेंथ आए थे एंड 2018 में वो फोर्थ आए थे। बट राइट नाउ ही हैज वॉन द गोल्ड मेडल। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द फ्यू वन लाइनर्स, दैट इज CSR इनिशिएटिव। तो CSR देखो, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये RBI से रिलेटेड है तो ये हमको जानना है। इन्होंने एक इको वैन दिया हुआ है, किसको, ब्लाइंड स्कूल एट अमर कॉलोनी लाजपत नगर में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे इन्होंने एक इको वैन दिया है। नाउ फिट इंडिया फ्रीडम राइडर राइडर बाइकर रैली, ये जो हमारे अमित शाह हैं, यूनियन मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जिसमें 120 पीपल का कंटिजेंट है और उसमें 10 वुमेन भी है, वुमेन राइडर्स। दिस इज a 75-day tours riding across the country with 75 motorcycle as a part of अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, 10th एडिशन ऑफ वेबिनार सीरीज। तो किसने किया है, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स ऑन द थीम ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, नेम एंड द थीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड। वो है क्या, जो NTPC लिमिटेड है वो क्या है, जेनेको है, मतलब पावर जनरेट करता है। तो NTPC के साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सो दैट NTPC कैन सप्लाई ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस। रीजन रीजन है ग्रेजुअल डीकार्बनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब आर्म्ड फोर्सेस को भी बिजली चाहिए। सो व्हाट आर्म्ड फोर्सेस इज ट्राइंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ MOUs एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि उनको भैया जो बिजली मिले वो थर्मल पावर प्लांट से ना मिले, वो कोई ग्रीन सोर्सेज से आए। राइट, सोलर पैनल से आए, विंड टर्बाइन से आए, कैसे भी आए, मतलब उनको ग्रीन पावर चाहिए, because they gradually want to decarbonize the armed forces. Yes, even we as a country wants। ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप से we will achieve the target of COP26 till 2070। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। उसके बाद का न्यूज हम देखते हैं, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो है सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव आज के दिन में, ठीक है, अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2 दिन के लिए, फ्रॉम 10th आज के दिन और कल के दिन ये होगा, इसको PM इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक चीज इसमें क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट एंड सेंटर रिलेशनशिप इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक कॉपरेशन होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज ए नेशन, नेशन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। राइट, अगर स्टेट नहीं है तो नेशन नहीं है। सो स्टेट इज a very important part of the nation।
इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे इनको कुछ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, अच्छा अच्छा काम कैसे हो, ये सारा चीज बात करेंगे। विद दिस लेट्स मूव टू सम अदर वन लाइनर डिजिटल लेंडिंग एप्स। इसका एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आरबीआई लास्ट वीक लेके आया था। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर, finance ministry and the ministry of electronics and telecommunication, they have asked RBI to prepare a white list of all legal application that offers loan। मतलब आरबीआई को बोला गया है कि आप एक लीगल एप्स का लिस्ट दो। उसके बाद उसके बाहर जितना भी लिस्ट ऐप रहेगा उसको एमईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको हटवा देगा। मतलब जो गलत काम कर रहे हैं लोग, उनको हटा दिया जाएगा। बिकॉज सी वी एज ए लेमैन वी विल, इट इज़ वेरी टफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐप लीगल है कौन सा इलीगल है। मतलब हम थोड़ी ना उनका आरबीआई के वेबसाइट में जाके देखेंगे कि अच्छा ये लोन का ऐप है कि नहीं। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास उतना एज ए लेमैन समझ भी नहीं है कि हम वो करें। राइट, मैं एक जनरल की बात कर रहा हूँ, आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कर ही सकते हो। बट एज ए लेमैन, ये 99% of the people will never do it. So in that sense, the government has asked RBI कि आप हमें एक white list दो, उससे बाहर जितना भी ऐप रहेगा हम हटवा देंगे प्ले स्टोर से। सो सो दैट ये जो इलीगल काम कर रहे हैं जो लोग, उनका दुकान बंद हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है AWS एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। AWS क्या है? Amazon वेब सर्वर। राइट, तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है बाय द Amazon। तो इन्होंने अच्छा अच्छा काम किस पे किया है, लाइक डिजिटल इंडिया एंड कोविन। ठीक है, एडब्ल्यूएस ने अनाउंस किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ज्वाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है टू ट्रांसफॉर्म इट्स सिटीजन सर्विस डिलीवरी बाय एडवांसिंग इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग एडॉप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ वो काम करके वो अपने एडब्ल्यूएस सर्वर को लेवरेज करके सिटीजन्स के लिए एडवांस सर्विस डिलीवरी को एनहांस करेंगे। ठीक है, the Telangana state government has decided to migrate its information technology workload to the cloud to accelerate its e-governance plans and deliver faster and more reliable citizen service through its 33 department 289 organization while achieving high operational efficiency and reduced IT cost। ठीक है, मतलब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोलते हैं ना कि जो गवर्नमेंट सर्वर है वो स्लो है, बहुत सारे चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंज उसमें इसीलिए है क्योंकि टेक्निकल फ्रंट में देयर हैज टू बी every time there has to be a team that is working on increasing its capacity। So ये collaboration से the IT cost will come down on the one hand, on the other hand जो सर्विस डिलीवरी है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का वो भी बहुत लेवल से अपग्रेड हो जाएगा। बिकॉज AWS is a renowned in cloud softwares। देन बकल अप इंडिया कैंपेन। तो देखो ये साइरस मिस्ट्री के डेथ के बाद द कंप्लीट फोकस इज ऑन द रोड सेफ्टी। मतलब द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड कि गलती किसका था। राइट, ही वाज सिटिंग ऑन द वन ऑफ द renounced vehicle मर्सिडीज बेंज इंडिया में, मतलब मर्सिडीज बेंज के कार में वो ट्रेवल कर रहे थे। इवन मर्सिडीज बेंज हैज सेड कि वो कार का जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है उसको वो जर्मनी में भेज रहे हैं सो दैट पता चल सके कि एक्सीडेंट का एक्चुअल रीजन क्या है, ब्रेक फेलियर है कि ओवर स्पीडिंग है कि कोई अलग टेक्निकल चीज कार पे आ गया था। तो वो काम तो मर्सिडीज खुद कर रही है। बाकी उसमें अभी तक जो सामने आया है वो है कि रियर सीट पे साइरस मिस्त्री बैठे हुए थे एंड ही वाज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। तो उसके लिए द everyone is talking about this because Cyrus Mistry is the third richest person and also he is the 18% holder in the Tata Sons, right? एंड उनका जो कंपनी है, मतलब उनके पिताजी जो चलाते थे शाहपुर जी एंड पवन जी, वो वन ऑफ द, मतलब इवन जो आरबीआई मुंबई है उसको उन्होंने बनाया। सो सी इवन यू कैन कनेक्ट, इफ समबडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई तो यू कैन कनेक्ट विद शाहपुर जी पवन जी। उन्होंने आरबीआई का ऑफिस को बनाया है। राइट, सो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब इतने बड़े बिजनेसमैन की जब ऐसे डेथ होती है तो कहीं ना कहीं एवरी अटेंशन टू डिटेल गोस अप देयर। सो ऑल द ऑटो डीलर अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उन्होंने एक कैंपेन चलाया है या चलाएंगे, राइट, बकल अप इंडिया कैंपेन। सो ये कैंपेन में या तो बॉलीवुड पर्सनैलिटी और या तो सीनियर पॉलिटिशियन को वो ऑनबोर्ड करेंगे
or they will encourage people to wear seat belt even in the rear seat first, and to wear helmet while you're driving the two wheelers. Okay, so buckle up India campaign. With this, unfold your potential with IXMB. All the best. Prepare 50% faster with IXMB. Let's meet tomorrow morning.